करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की फ्रॉम द आईसीआई स्टडी मटेरियल। ठीक है, जनवरी 21 मई 21 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम्स के लिए ये एप्लीकेबल है वीडियो। और देखो, अपन ने कैपिटल स्ट्रक्चर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो अपन ने एक अलग से वीडियो बनाई थी कॉन्सेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर्स की। उसके अंदर मैंने सारे कैपिटल स्ट्रक्चर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी फॉर्मूलाज थे, वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। और मैंने उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। ठीक है, तो अपन आज बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। ठीक है, मैं फटाफट से कुछ समझाता हूँ आपको। देखो, रूपाज लिमिटेड ABIT क्या है, ये इसके पास ABIT है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास 5 लाख का है। ठीक है, कंपनी हैज़ ए 10% 20 लाख डिबेंचर्स और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 10% है। ठीक है, मतलब डिबेंचर की रेट आपके पास 10% है, उससे अपन कॉस्ट ऑफ डिबेंचर नहीं कहेंगे। ठीक है, फिर आपके पास जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है दैट इज KE, वो आपके पास 16% है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है, डिमांड करिए यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको? फर्स्ट थिंग कैलकुलेट करनी है आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। बस मैंने क्वेश्चन को यहीं छोड़ दिया है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है। देखो, मैंने आपको बताया था मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था, अर्निंग्स डिवाइड बाय KE। क्या बताया था मैंने? अर्निंग्स डिवाइड बाय KE बताया था, नहीं बताया था? ठीक है, तो अर्निंग्स कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, आपके पास आ जाएगा अर्निंग। ठीक है, तो आपके जैसे आपके पास EBIT आपके पास 5 लाख गिवन है, उसमें से आप 2 लाख का क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट माइनस करोगे, 3 लाख आ गया क्या आपके पास? EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स आने के बाद आपके पास टैक्स की रेट यहाँ पे गिवन नहीं है, तो अपन टैक्स 0 मानकर अपने पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 3 लाख। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 लाख आ गया। फिर उसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी नहीं है क्वेश्चन में, वो 0 माइनस कर देंगे तो अपने पास आ गया 3 लाख अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। 3 लाख में अपन डिवाइड करेंगे कितने का? 16% का, तो अपने पास आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। देखो, जैसे कि इसमें इस क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन देखते हैं ICA का कैसे कर रखा है। वही EBIT लिखा इसने, 2 लाख का इसने इंटरेस्ट माइनस करा, कैसे? 20 लाख का डेप्थ था 10% से। ठीक है, अर्निंग्स अवेलेबल आ गई फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। इसमें डिवाइड किसका कर देंगे अपन? 16% का, तो अपने पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ गया? 18,75,000। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, फिर अपन को क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ फर्म। देखो, सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था वैल्यू ऑफ फर्म निकालने में? मैंने आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालने में क्या बताया था? मैंने आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के 2 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला था डेप्ट प्लस इक्विटी, डेप्ट प्लस इक्विटी की मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास डेप्ट कितना है यहाँ पे? 20 लाख, और इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी है आपके पास? 18,75,000। 18,75,000। अगर आप दोनों को जोड़ लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 38,75,000। ये आपके पास क्या आ गया? वैल्यू ऑफ फर्म। क्लियर हो गया? समझ में आया? अब आपके पास क्या निकालना है? दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपसे यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप कैसे निकाल सकते हो। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको ध्यान होगा जब मैंने अप्रोचेस पढ़ाई थी आपको। ये सब अप्रोचेस पे बेस्ड क्वेश्चन है सारे। तो क्या बताया था मैंने? KO इक्वल्स टू, क्या बताया था मैंने? KO इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फर्म। KO इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको? थोड़ा ढंग से ध्यान रखो कि मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आपको WACC निकालना है, मतलब KO निकालना है आपको, तो क्या बताया था? EBIT ब्रैकेट में 1 माइनस T अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म, अपॉन द वैल्यू ऑफ फर्म। EBIT ब्रैकेट में 1 माइनस T अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। तो EBIT कितना गिवन है अपन को? 5 लाख। टैक्स अपन को गिवन नहीं है, तो 1 में से T की जगह 0 लिख देंगे, तो 1 में से 0 गया 1, 1 इंटू 5 लाख, 5 लाख डिवाइड किससे करेंगे अपन? वैल्यू ऑफ फर्म से। तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना है अपने पास? 38,75,000 डिवाइड कर देंगे
ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 12.90%। बताओ यहाँ तक आपको ये पहला सॉल्यूशन जो पहला एग्जांपल था वो समझ में आया या नहीं आया? मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आपने अप्रोचेस का फॉर्मूला लगाया, 3 अप्रोचेस के फॉर्मूले लगाए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला, जिसके अंदर आपने अर्निंग्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी का डिवाइड करा। जो अर्निंग थी वो आपने EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड करके निकाला होगा। दूसरा आपके वैल्यू ऑफ डेब्ट आपने निकाल लिया, दोनों को जोड़ा, वैल्यू ऑफ डेब्ट को प्लस वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को, तो आपके पास आ गया वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, तीसरा आपसे पूछा था इसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसका मैंने फॉर्मूला बताया था EBIT ब्रैकेट में 1 माइनस टी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। तो EBIT आपके पास 5 लाख था, 1 माइनस टी आपके पास कुछ भी नहीं था, मतलब टी आपके पास कुछ नहीं था तो टी 0 था। टी यहाँ पे टैक्स होता है तो टैक्स आपके पास 0 था, 1 में से 0 गया 1, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 लाख, डिवाइड किससे कर देंगे आप, उससे आप डिवाइड कर दोगे वैल्यू ऑफ फर्म से, तो वैल्यू ऑफ फर्म 38,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपके पास 12.90% क्या आ जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भैया इंदिरा लिमिटेड हैज EBIT 1 लाख रुपी, कंपनी मेक यूज ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी कैपिटल, दोनों का यूज करती है। कंपनी हैज 10% डिबेंचर, कंपनी के कितने परसेंट डिबेंचर है, 10% ऑफ रुपी 5 लाख के, एंड फर्म्स इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितनी है उसकी, 15%। तो आपको क्या क्या पूछा है, आपसे पूछा है करंट वैल्यू ऑफ फर्म बताइए आप पहले। तो करंट वैल्यू ऑफ फर्म पूछा है, तो वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेब्ट अमाउंट। तो आपके पास डेब्ट अमाउंट कितना है, 5 लाख, इसमें अपन क्या जोड़ देंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए क्या करेंगे, अर्निंग्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अर्निंग्स कैसे निकालेंगे, आपके पास जो EBIT है उसमें से आप क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट 50,000 का। ठीक है, आप इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, ये 50,000 का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो आप 1 लाख में से क्या कर दोगे, इस 1 लाख में से माइनस कर दोगे, तो आपके पास EBT कितना आ जाएगा, 50,000। इस EBT में से आपको क्या माइनस करना है, टैक्स माइनस करना है, टैक्स यहाँ पे है नहीं, तो आपके पास 50,000 ही क्या माना जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से प्रेफरेंशियल डिविडेंड भी नहीं है, तो आपके पास अर्निंग क्या माना जाएगा, 50,000 ही माना जाएगा। डिवाइड किससे करना है आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना गिवन है आपको, 50%। तो देखो जैसे अपन को यहाँ पे निकाला 50,000 आ गया अपने के पास, क्या आपके पास देखो 50,000 आ गया, अर्निंग अवेलेबल, इक्विटी आ गया अपने पास कितना, 50%। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर अपने पास कितना आ गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर आ गया अपने पास कितना, 3,33,333, ये आपके पास क्या गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। और आपके पास डेब्ट का अमाउंट कितना है, 5 लाख। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ जाएगा मेरे पास, 8,33,333, ये आ चुका है आपके पास आंसर। समझ में आया? तो मैंने क्या बताया था वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला, भैया वापस बताता हूँ। वैल्यू ऑफ फर्म मैंने क्या बोला, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेब्ट अमाउंट। तो डेब्ट अमाउंट कितना है आपके पास, 5 लाख, प्लस इसमें क्या जोड़ना है आपको, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे आप, गिवन है कि क्वेश्चन में नहीं है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे, अर्निंग्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, जिसे अपन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी कहते हैं। ठीक है, अर्निंग्स कैसे निकालोगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जो आएगा उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें से प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस करेंगे, जो बच गया वो अपने पास अर्निंग्स होती है। दूसरा क्वेश्चन अपन से पूछा है भैया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे भैया, वही WACC निकालना है, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है ओवरऑल। तो आपको क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, EBIT ब्रैकेट में 1 माइनस टी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। तो EBIT कितना है आपके पास, 1 लाख, टैक्स है नहीं तो 1 माइनस टी, टी की जगह क्या लिखोगे 0, तो 1 में से 0 गया 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से तो कितना आ गया 1 लाख। तो उससे अपन किसका डिवाइड करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म का। तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना है अपने पास, वैल्यू ऑफ फर्म निकाला भी अपन ने 8,33,300 आया। और अगर अपन उसका डिवाइड कर देंगे, ये देखो इसने बहुत बड़ा सॉल्यूशन कर रखा है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको जैसा मैंने बता रहा हूँ वैसा करना है। आपको 1 लाख में 8,33,300 का क्या करना है,
डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो आपके पास आ जाएगा कितना 12%। ये देखो मैं आपको करके बताता हूँ, 1 लाख डिवाइड बाय 8,33,333, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12, देखो 12% आ चुका है। आपको इसका सॉल्यूशन नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला जैसे आपने पिछले वाले एग्जांपल में किया था वैसे ही आपको इस वाले एग्जांपल में भी करना है। क्या, EBIT ब्रैकेट में 1 माइनस टी अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। EBIT 1 लाख है, टी की जगह 0 लिख देना, तो 1 में से 0 गया 1, 1 को EBIT से मल्टीप्लाई करोगे तो EBIT आएगा, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म कर देना, वैल्यू ऑफ फर्म 8,33,333 है, तो आपके पास आ जाएगा 12%। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अपन एग्जांपल नंबर 3 की। 3 को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, 3 को अगले वीडियो में। पहले मैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दूं ताकि आपके अप्रोचेस पे बेसिस जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अप्रोचेस के फॉर्मूले क्लियर हो जाएं। ठीक है, अपन एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, अमिता लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम 5 लाख है। ऑपरेटिंग इनकम मतलब EBIT होता है, आप हमेशा इसको ध्यान रखना। एग्जाम में कभी कभार वो EBIT की जगह ऑपरेटिंग इनकम भी लिख देता है, तो ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और आपकी जो फर्म की कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना है, 10% है, एंड जो फर्म एम्प्लॉय करता है 15 लाख रुपए ऑफ डेब्ट, 15 लाख रुपए का डेब्ट है। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखो ढंग से सुनो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म कितना है आपके पास, 15%। ये आपके पास ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ढंग से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट नहीं है ये। अभी तक पिछले दोनों क्वेश्चन में अपन को इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट गिवन होती थी, दैट इज KE गिवन होता था, लेकिन इधर अपन को KO गिवन है। KO बोले तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, 15% है। अपन के क्या पूछा है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। सिंपल सी बात है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आराम से निकाल सकते हैं अपन। इसमें कैसे सर, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का आपने मुझे बताए थे 2 फॉर्मूले, कौन कौन से। सबसे पहले फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ, क्या, कौन सा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। ठीक है, मैंने ये बताया था आपको। चलो, मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट अपन को 15 लाख गिवन है, फिर मैंने बोला मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको जोड़ना है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे, EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड, तो आपके पास क्या जाएगा, अर्निंग्स। ठीक है ना, अर्निंग्स डिवाइड बाय क्या करते थे आप, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिवाइड बाय क्या करते थे आप, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिवाइड करते थे। तो आप मुझे बता सकते हो इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहां गिवन है, क्या इस एग्जांपल में आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है। देखो मैं आपसे लॉजिक की बात कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ फर्म के 2 फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी तक जो दोनों क्वेश्चंस करे वो मैंने पहले वाले फॉर्मूले से करे। पहले वाला फॉर्मूला कौन सा था, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट मेरे पास गिवन है 15 लाख। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते थे अपन, अर्निंग्स में डिवाइड करते थे किसका, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। तो चलो अर्निंग्स अपन कैसे निकाल लेंगे, EBIT में से पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जो आएगा उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, जो आएगा उसमें से प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अपने पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहाँ है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी तो होना चाहिए ना, बट इस क्वेश्चन में अपन को कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो गिवन ही नहीं है। अब आप बोलोगे ये 15% क्या है, सर ये 15% ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो KO है, ये KO है। तो अपने पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो है ही नहीं, तो अपन कैसे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं। तो मतलब पहला वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं हो सकता। क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला सर आपने कौन सा बताया था, सर मैंने बताया दूसरा फॉर्मूला, सर कौन सा, सर वैल्यू ऑफ फर्म का मैंने दूसरा फॉर्मूला आपको बताया था, वैल्यू ऑफ फर्म का दूसरा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, EBIT ब्रैकेट में करना 1 माइनस टी, EBIT ब्रैकेट में करना 1 माइनस टी अपॉन क्या कर देना, KO, अपॉन क्या कर देना, KO, अपॉन क्या कर देना, KO। क्लियर हो गया, फॉर्मूला क्लियर हो गया। वापस बोल रहा हूं, ढंग से सुन लेना एक और बार। वैल्यू ऑफ फर्म के 2 फॉर्मूले होते हैं, पहला फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रहा। दूसरा फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ फर्म आपका इक्वल्स टू EBIT ब्रैकेट में 1 माइनस टी अपॉन, EBIT ब्रैकेट में 1 माइनस टी अपॉन, अपॉन किससे करना है अपन को, KO से, KO से डिवाइड करना है। तो KO कितना है अपने पास, 15%। चलो ठीक है, अपन अब कर सकते हैं, क्योंकि EBIT अपने पास कितना है, 5 लाख।
टैक्स अपने पास कितना है 0, तो टी की जगह लिखेंगे 0, तो 1 में से 0 गया 1, 1 को 5 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख, डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे अपन सर, अपन सर डिवाइड किससे करेंगे के ओ से, तो के ओ कितना है 15%, तो 5 लाख डिवाइड बाय 15%, देखो 5 लाख डिवाइड बाय 15% आपके पास आता है 33,33,333। ये देखो मैं आपको बताता हूं, ये देखो ये लिखा हुआ, तो आपके पास देखो जो मार्केट वैल्यू, वैल्यू ऑफ फर्म जो आपके पास आया, ये देखो ये लिखा हुआ वी, वी लिखा हुआ है ना, वी आपके पास कितना आया 30,33,333 आपके पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। ये देखो ये लिखा हुआ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, देखो ये आ गया, समझ में आया, वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ गया आपके पास 30 लाख 33 लाख 33,33,333। क्लियर हो गया, समझ में आया, यस सर, ये मुझे समझ में आ गया, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म मुझे क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, सर अभी तक अपन मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लिया अपन ने, मार्केट वैल्यू ऑफ अपन ने इक्विटी निकाल ली, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, सर अपन ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का एक फॉर्मूला सीखा था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का अपन ने फॉर्मूला सीखा था कि सर आपको क्या करना होता है, आपके पास जो अर्निंग्स होगी, आपके पास जो अर्निंग्स होगी उसमें आपको किसका डिवाइड करना है, उसके अंदर आपको डिवाइड करना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का, जो आपके पास अर्निंग्स होगी उसमें आपको डिवाइड करना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का। समझ में आई नहीं है ये बात, क्लियर, मैंने आपको ये पिछली वाली वीडियो में पूरा समझाया था ढंग से। आपको क्या करना है, जो अर्निंग्स आएगी आपके पास, जो अर्निंग्स होगी उसमें आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का डिवाइड करना है, तो अर्निंग्स कितनी है आपके पास, अर्निंग्स होगी सर आपके पास 5 लाख EBIT है, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 15 लाख का 10% कितना होता है 1,15,000, तो अपने पास आ जाएगा 3.5 लाख रुपए, क्या EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स 3,50,000, टैक्स है नहीं तो आफ्टर टैक्स कितना रहेगा 3,50,000, प्रेफरेंशियल डिविडेंड है नहीं तो अर्निंग्स कितनी रहेगी 3,50,000 रहेगी, नहीं रहेगी। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई, यस सर यहाँ तक की बात समझ में आई। अब मुझे किससे डिवाइड करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से, किससे डिवाइड करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से। अब तुम पूछोगे कि सर यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तो है ही नहीं, अब मुझे एक बात बताओ, क्या अपन को वैल्यू ऑफ फर्म गिवन है क्या, हाँ सर अपन ने निकाली अभी वैल्यू ऑफ फर्म, कितनी है वैल्यू ऑफ फर्म, सर अपने पास वैल्यू ऑफ फर्म आई 33,33,333 आई नहीं आई, यस सर आई। इसमें से अगर मैं वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस कर दूं, अगर मैं उसमें से वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, यस सर आ जाएगी। तो देखो वो मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ गया मेरे पास 18,33,333 आया नहीं आया। अगर ये आ गया तो फिर मैं अर्निंग्स में इसका डिवाइड कर दूं, अर्निंग्स में मैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का डिवाइड कर दूं, यस सर कर दो। तो आपके पास अर्निंग्स यही आई थी 3,50,000, डिवाइड कर देंगे 18,33,333 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 19.09% आंसर आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई नहीं आई। जितने भी मैं ये फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ वो सब मैंने बेसिक जो कंसेप्ट सिखाया था कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो सारा मैंने उस लेक्चर में डाला था और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। इस वीडियो में अपन यहाँ तक ही रखते हैं। आप इन तीनों क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम्पल 3 सिखाए उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए और ढंग से कीजिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब अपन अगली वीडियो में मिलते हैं।